नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले आपको दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का संसद मार्च दिखाएंगे। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन दिल्ली की सड़कों पर हंगामा, लाठीचार्ज, धक्का मुक्की देखने को मिली। पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और परीक्षा सुधारों की मांग को लेकर जंतर मंतर पर सुबह से ही प्रदर्शनकारी जुटने लगे थे। जैसे ही प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन की ओर बढ़ने की कोशिश की, पुलिस के साथ उनकी तीखी झड़प हुई। इस दौरान बैरिकेड्स तोड़े गए, जिसके जवाब में पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया है। दिन भर चले इस हंगामे और टकराव के बीच एक बड़ी खबर यह आई कि सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत का रास्ता खुल गया। आज आपको इस प्रदर्शन का एक विस्तृत विश्लेषण दिखाएंगे। आखिर सरकार किस बात पर मानी है और किस बात पर अभी भी ठनी है। इसके बाद आपको अमेरिका और ईरान की जंग के बारे में बताएंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर वर्चस्व की जंग अब महायुद्ध का रूप ले चुकी है। पिछले 9 दिनों से ईरान के ठिकानों पर अमेरिकी सेना लगातार बम बरसा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख से लग रहा है कि वो इस बार ईरान की सैन्य ताकत, उसके आर्थिक आधार को पूरी तरह खत्म करेंगे। दूसरी तरफ ईरान ने भी खाड़ी देशों में मौजूदा जो अमेरिकी ठिकाने हैं उन पर जबरदस्त पलटवार किया है। आखिर में आपको बताएंगे कि फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में स्पेन की जीत पर गाजा से लेकर पाकिस्तान तक तमाम मुस्लिम आबादी जश्न क्यों मना रही है और आखिर क्यों स्पेन बनाम अर्जेंटीना का ये मुकाबला इजराइल बनाम फिलिस्तीन की जंग में बदल गया है। दो विचारधाराओं की लड़ाई बन गया है। लेकिन सबसे पहले जंतर मंतर, जहां से आई ये तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं, जहां सिर्फ रैपिड एक्शन फोर्स के जवान दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें एएनआई ने आज शाम को उस वक्त जारी की जब कॉकरोच जनता पार्टी ने यह बताया कि इस वक्त वो केरला हाउस के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। केरला हाउस भी जंतर मंतर से ज्यादा दूर नहीं है और यहां से भी संसद भवन की दूरी सिर्फ 1.5 किलोमीटर है। लेकिन दावा है कि जंतर मंतर फिलहाल के लिए खाली हो चुका है। ये तस्वीरें दोनों समझिए। जो तस्वीरें आज शाम को वहां से आई हैं, ये केरला हाउस के बाहर की, वो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। और उससे पहले की ये तस्वीर देखिए जो जंतर मंतर की आज शाम की तस्वीर है। देखिए, मैं एक साथ बोल देता हूँ, मैं हर किसी को 1 to 1 नहीं दे सकता यार। एक साथ बोल रहा हूँ मैं। तो दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। आज हम आपको विस्तृत तरीके से बताएंगे आज सुबह से क्या कुछ हुआ है। लेकिन ये शाम की तस्वीरें जहां से हम शुरुआत कर रहे हैं, एक तरफ वो जंतर मंतर जो अब खाली दिख रहा है और दूसरी तरफ केरला हाउस के बाहर जहां पर प्रदर्शन अब भी चल रहा है। इससे पहले कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐलान किया था कि वो अपनी मांगों को लेकर संसद तक एक मार्च निकालेगी, जिसे संसद चलो का नाम भी दिया गया था। इस मार्च के लिए आज का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा था। हालांकि दिल्ली पुलिस का दावा है कि इस मार्च के लिए ना तो अनुमति मांगी गई थी और ना ही अनुमति दी गई थी। ऐसा दिल्ली पुलिस का दावा है। यह अनुमति इसलिए जरूरी होती है ताकि प्रशासन कानून व्यवस्था, सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन सबको सुनिश्चित कर सके और बाकी लोगों को इससे परेशानी ना हो। इस मामले में दिल्ली पुलिस का दावा है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने कभी भी संसद मार्च के लिए उसकी अनुमति नहीं मांगी, जिसके कारण उसने प्रदर्शन कर रहे लोगों की भीड़ को रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए। यहां यह जानना भी जरूरी है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने खुद अब तक दिल्ली पुलिस के इन दावों पर कुछ नहीं कहा है। अगर यह पार्टी आगे कहती है कि उसने दिल्ली पुलिस से इस मार्च की अनुमति ली थी तो हम इसके बारे में आपको जरूर बताएंगे। लेकिन अभी तक जो तस्वीर है उसमें अनुमति को लेकर क्लैरिटी नहीं है। जो जानकारी आई है और दिल्ली पुलिस के दावे हैं उनके मुताबिक यह अनुमति नहीं ली गई थी। तो यह हो गई पहली बात। एएनआई के मुताबिक सुबह 8 बजे से जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी
और इसीलिए हमने ये तय किया कि हम आपको समय के हिसाब से जब जब जो कुछ हुआ है वो बताएं। देखिए, 9 बजे का वक्त था। ज्यादातर लोग संसद मार्च में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जिनकी मुख्य रूप से 4 मांगे थी। पेपर लीक के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, पेपर लीक मामलों की जवाबदेही, परीक्षा व्यवस्था में जरूरी सुधार और जिन छात्रों ने पेपर लीक के कारण आत्महत्या की है उन्हें न्याय मिले, उन्हें मुआवजा दिलाना। कॉकरोच जनता पार्टी का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने उसके ऐसे सभी समर्थकों को जंतर मंतर पर पहुंचने से ही रोक दिया जो इस संसद मार्च में शामिल होना चाहते थे। एएनआई ने सुबह 9:02 पर यह बताया कि इस विरोध प्रदर्शन के कारण कुल 5 मेट्रो स्टेशन के दरवाजों को बंद कर दिया गया है। अब ये कौन से थे? आप सोचिए, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, राजीव चौक, पटेल चौक, सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन सब शामिल थे बंद। इन सभी स्टेशनों पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ दिखी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हुआ कि इनमें कितने लोग संसद मार्च में शामिल होने आए थे और कितने लोग अपने दफ्तर जाने के लिए वहां पर खड़े थे। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी ने कुछ वीडियो जारी किए जिनमें यह बताया गया कि यह सारी भीड़ जंतर मंतर पर आ रही थी, जिसे रोकने के लिए इन सभी मेट्रो स्टेशंस को बंद किया गया। उनका यह दावा था, देखिए। तो 9:30 बजे तक यह संसद मार्च शुरू नहीं हुआ था। कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक दिल्ली पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स के पास आकर खड़े हो गए थे, लेकिन दिल्ली पुलिस उनसे अपील कर रही थी। दिल्ली पुलिस कह रही थी कि वो अपने इस मार्च को अभी के लिए स्थगित कर दे। देखिए, आज संसद का मॉनसून सत्र का पहला दिन था। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो जंतर मंतर से नए संसद भवन की दूरी कितनी है? सिर्फ 1.5 किलोमीटर। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, और कॉकरोच जनता पार्टी की योजना यही थी कि वो 1.5 किलोमीटर लंबा एक मार्च निकालेंगे और पेपर लीक के मुद्दे पर अपनी आवाज उठाएंगे। जैसे ही प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़ने लगे, उन्हें रोकने की कोशिश की गई। सबसे पहले जंतर मंतर के पास लगे बैरिकेड को हटाया गया और इसके बाद कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। दिल्ली पुलिस का आरोप है, उनका यह आरोप है कि शास्त्री भवन के पास कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। सिलसिलेवार ढंग से वक्त के हिसाब से जो कुछ हुआ है, जो दावे दोनों तरफ के हम आपको दिखा रहे हैं। आगे बताइए। कुछ इलाकों में पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे प्रदर्शनकारियों के बीच भगदड़ जैसी स्थिति मच गई। कॉकरोच जनता पार्टी का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकाल रहे उनके समर्थकों पर जानबूझकर आंसू गैस के गोले दागे, लाठियां चलाई। दिल्ली पुलिस का लेकिन दावा है कि उसने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कार्रवाई की और जब भी कोई हिंसा पर उतारू होता या फिर जवाबी कार्रवाई में पुलिस पर ही हमला करता, तब स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उसने कदम उठाए। हमारे पास एएनआई का वो वीडियो भी है जो उसने 10:20 पर पोस्ट किया। इस वीडियो में क्या दिख रहा है? रैपिड एक्शन फोर्स के जवान प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर बल प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये आपके सामने है और इन तस्वीरों से पता चलता है कि सुबह 10 बजे जब यह संसद मार्च शुरू हुआ, तब से टकराव की स्थिति बन गई थी। और हमारे पास जो तस्वीरें आए हैं वो क्या दिखा रही हैं, देखिए। मैं आपको दिखाना चाहूँ कि जो गोले हैं यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनको यहाँ से तितर बितर किया जा सके। आप देख सकते हैं ली मेरिडियन होटल के सामने की तस्वीरें। हल्का बल
प्रयोग पुलिस कर रही है जब ये जो प्रोटेस्टर है वो नियंत्रण खो रहे हैं उसके बाद। और अब चारों तरफ से अगर ये पूरा जो इलाका देखेंगे तो चारों तरफ से अब जो बस पे लोग खड़े गए थे उनको उतारने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। अब ये देखिए अभी जो टीयर गैस की एक टीयर सेल छोड़ी गई है, देखिए ये दूसरी टीयर सेल आपको छोड़ी हुई आपको दिखाई दे रही है। इस तरीके से जो आंसू गैस के गोले हैं वो यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं भीड़ को तितर बितर करने के लिए। ये सीधी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए अब ये पत्थर रितेश मिश्रा आप देखेंगे ये देखिए पत्थर वो पत्थरबाजी यहाँ पर हो रही है और इस तरीके से टीयर गैस की सेल यहाँ पर छोड़ी जा रही है। तो हमारे सहयोगी की लाइव रिपोर्टिंग के दौरान जो पत्थर आए वो आपने देखे, वहीं दूसरी तरफ आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे वो भी आपने देखा। दावा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक आज संसद भवन तक पहुंचने में कामयाब हो गए, जिसके बाद संसद भवन के गेट को बंद कर दिया गया और संसद की सुरक्षा बढ़ा दी गई। यह भी तब हुआ जब संसद भवन के अंदर सरकार और विपक्ष के सांसद मौजूद थे और बाहर तनावपूर्ण हालात बने हुए थे। उस वक्त हमारे जो रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो में रिपोर्टिंग कर रहे थे उनका कहना है कि प्रदर्शनकारियों का एक समूह संसद मार्ग के बहुत नजदीक था और वहां इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। लेकिन इस दावे की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या ये प्रदर्शनकारी संसद भवन के अंदर प्रवेश करने में कामयाब हुए थे या फिर नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने दोपहर 2:51 पर यह दावा किया कि इस मार्च में गीतांजलि जी के बाल खींचे गए और एक 12 साल की बच्ची के साथ मारपीट हुई। यहां कई लोगों ने गीतांजलि जी का मतलब सोनम वांगचुक की पत्नी से भी जोड़ा और कारण यही था कि उनका नाम भी गीतांजलि है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन दावों को पूरी तरह खारिज किया, कहा कि इस तरह की सभी खबरें झूठी हैं और ये खबरें भ्रामक हैं। लोग इन झूठी खबरों पर विश्वास ना करें, ये दिल्ली पुलिस ने कहा। देखिए, मैं इस समय दिल्ली के जनपद रोड पर हूं, जो कि जंतर मंतर से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है, लेकिन ये आसपास का दायरा उन प्रदर्शनकारियों से भरा हुआ है जो बड़ी संख्या में अब आगे जंतर मंतर की ओर बढ़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मार्च को अनुमति नहीं दी है। जंतर मंतर पर जाने की तो अनुमति है लेकिन बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन इस बीच ये भारी जो संख्या दिख रही है ये सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों में है। प्रदर्शनकारियों का हुजूम यहाँ पे जो नारेबाजी कर रहे हैं। सीजेपी ने जो मार्च का आह्वान किया था तो यहाँ पे जो पूरी सिक्योरिटी है वो एक तरफ यहाँ पे प्रोटेस्टर्स को कुछ इस तरीके से आप इस जगह को तुरंत खाली कर दें वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संसद भवन के पास तक बहुत सारे जो कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि पुलिस की पूरी तरीके से यहाँ पर बंदोबस्त किया गया है और पुलिस ने बैरिकेडिंग यहाँ पर लगा रखा है और सारे लोगों को यहाँ पर रोका हुआ है। ये तस्वीर कर्तव्य पथ से हम दे रहे हैं। तेज बरसात हो रही है लेकिन उसके बावजूद प्रदर्शनकारी भी आउटर सर्कल पर जो है रुके हुए हैं और उन्होंने क्या किया कि आउटर सर्कल का पूरा ट्रैफिक जाम कर दिया है। इसी के साथ साथ राजीव चौक मेट्रो स्टेशन का जो इलाका चूंकि बंद है तो उसके बाहर भी कई भारी संख्या में वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं राइट कंट्रोल व्हीकल के अंदर जो कैनिस्टर्स हैं वो भरे जा रहे हैं। तो आप यहीं से समझ गए होंगे कि इस समय जो केंद्रीय दिल्ली का दिल जिसे कनॉट प्लेस कहा जाता है वहां इस समय क्या कार्यवाही चल रही है। मार्केट के अंदर जाकर जो सीजीपी के धरना प्रदर्शन करने वाले लोग हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, उनको पकड़ा जा रहा है, उनको खदेड़ा जा रहा है। इस बीच एएनआई ने कुछ वीडियो जारी किए हैं जिनके आधार पर दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पत्थरबाजी करने की बात की है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की और इस पत्थरबाजी में घायल हुए एक सब इंस्पेक्टर का यह भी आरोप है कि जब वो बैरिकेड के पास भीड़ को रोकने का प्रयास कर रहे थे तब जानबूझकर उन पर पत्थर फेंके गए जिनमें वो घायल हो गए। देखिए,
आग पे लगी, क्या मतलब रोक रहे थे आप हमको? हम प्रोटेस्ट को रोक रहे थे, बैरिकेड के खड़े थे, सामने से पत्थर लगा दिए, पत्थर मार दिए। इस संसद मार्च की शुरुआत कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के भाषण से हुई थी, जो उन्होंने सुबह 8 बजे दिया था। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे 2 घंटे पहले सुबह करीब 6 बजे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास का दावा है कि दिल्ली पुलिस ने उनसे संपर्क किया था। सुबह 10:48 पर एएनआई ने बताया कि सौरभ दास को डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर लाया गया था और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार से बातचीत चल रही है। सुबह 11:45 पर यह खबर आई कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा अपने आवास पर सौरभ दास और आशुतोष रांका से मुलाकात करने वाले हैं और यहां आशुतोष रांका भी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बड़ी बात यह है कि जब यह खबर आई तब उसके 1 घंटे बाद अभिजीत दीपके ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी। दोपहर 12:50 पर यह तस्वीरें आई जिनमें अभिजीत दीपके ने मंच से अपनी भूख हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया और वो करते हुए नजर भी आए। और कॉकरोच जनता पार्टी का दावा है कि सोनम वांगचुक ने खुद ही अपील की थी कि अभिजीत दीपके अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दे और उसी के बाद ये फैसला हुआ। देखिए। दो दिन पहले 18 जुलाई को जब दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया था, तब अभिजीत दीपके ने ऐलान किया था कि अब वो सोनम वांगचुक की जगह भूख हड़ताल करेंगे। और आज 2 दिन बाद उन्होंने सोनम वांगचुक की ही अपील पर इस भूख हड़ताल को खत्म कर दिया। और बड़ी बात यह है कि इस भूख हड़ताल के खत्म होने के बाद दोपहर करीब 2 बजे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका से मुलाकात की है। खुद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने शाम 4:57 पर इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और ये बताया कि आज सुबह पहली बार प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव आया और सुबह 11:50 से ही सरकार की कॉकरोच जनता पार्टी से बातचीत जारी है। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी का दावा है कि जब उन्होंने अपना लिखित ज्ञापन जेपी नड्डा को सौंपा तब उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि वो उनकी मांगों को सही स्तर पर पहुंचाएंगे और अभी उन्होंने उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया है। हम 12 बजे के करीब लगभग नड्डा जी के रेजिडेंस पर आए थे। 2:15 बजे के आसपास उनसे मीटिंग हुई। हमने 3 डिमांड्स रखी हैं। पहला, सोनम वांगचुक जी को तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए और एक वीडियो के माध्यम से लोगों में वो अपना बात पहुंचा पाए, इस चीज़ को अलाउ किया जाए। दूसरी चीज़, धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि एक नाकाबिल शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए या फिर उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए। और तीसरी डिमांड, जो भी नीट के पेपर लीक होने के बाद जिन स्टूडेंट्स ने आत्महत्या कर ली थी, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन दिया जाए। 2 राउंड की वार्ता हुई, एक 2 बजे के करीब और एक अभी 4 बजे के करीब। नड्डा जी ने कहा है कि वो अपनी सीनियर लीडरशिप से इस बारे में बात कर रहे हैं और आगे जो भी बात रहेगी उनकी तरफ से उन्हें कम्युनिकेट किया जाएगा। आश्वासन तो बस यही मिला है कि वो अपनी सीनियर लीडरशिप से इस बारे में बात करेंगे और जो भी उधर से बात होती है उसका नतीजा आप लोगों के साथ जल्द शेयर किया जाएगा। तो कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से ये बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने उन्हें यह आश्वासन दिया है कि वो अपनी पार्टी के अंदर वर्चस्व जो वरिष्ठ नेता हैं और जो डिसीजन मेकर्स हैं उनसे बातचीत करेंगे और फिर मामला आगे बढ़ेगा। इधर दिल्ली पुलिस ने भी सभी प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने, कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। क्या कहा है ये सुनिए। दिल्ली पुलिस
सभी प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने और शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील करती है। सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध है कि वे कृपया शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करें, किसी भी गैरकानूनी या हिंसक गतिविधि में शामिल न हों और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा दिए गए कानूनी निर्देशों का पालन करें। जनता को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अफवाहों, गलत जानकारी या अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करें और न ही उन्हें फैलाएं। नागरिकों से अनुरोध है कि वे जानकारी के विश्वसनीय स्रोतों पर ही भरोसा करें और शांति, सद्भाव व कानून व्यवस्था बनाए रखने में दिल्ली पुलिस का सहयोग करें। धन्यवाद। कॉकरोच जनता पार्टी का दावा है कि संसद मार्च में सोनम वांगचुक भी शामिल होना चाहते थे। सफदरजंग अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक ने हाथ से लिखी एक चिट्ठी जारी की, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि अब वो स्वस्थ है और उन्हें संसद मार्च में हिस्सा लेने की इजाजत दी जाए और कम से कम अस्थायी रूप से डिस्चार्ज करके ऐसा किया जाए। हालांकि इससे पहले सुबह करीब ये चिट्ठी उन्होंने अभी लिखी है, जिसमें आई विल कंटिन्यू माई फास्ट भी उन्होंने लिखा है, 23वें दिन का जिक्र किया है। लेकिन इससे पहले सुबह करीब 10 बजे सफदरजंग अस्पताल ने सोनम वांगचुक का एक मेडिकल बुलेटिन जारी किया, जिसमें यह बताया गया था कि उनका स्वास्थ्य स्थिर है, लेकिन उन्हें अब भी डॉक्टर्स की निगरानी में रखना जरूरी है। इसके अलावा सोनम वांगचुक की पत्नी ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें यह मांग की गई है कि सोनम वांगचुक को उनकी पसंद के अस्पताल में इलाज कराने की छूट दी जाए, जिस पर हाईकोर्ट ने आज सुनवाई भी की और यह कहा हाईकोर्ट ने कि वो कल इस मामले में फिर से सुनवाई करेगा, जब सोनम वांगचुक की मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। वैसे सोनम वांगचुक ने आज शाम को एक और चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने अस्पताल में भर्ती रहते हुए अपने अनशन को जारी रखने का ऐलान किया है और उन्होंने ये चिट्ठी, जिसकी मैं चर्चा कर रही थी, ये चिट्ठी उन्होंने लिखी है और इसको पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आई विल कंटिन्यू माई फास्ट। और उन्होंने इस बारे में पूरे आरोप लगाते हुए कि जो आज प्रदर्शनकारियों के साथ किया गया है, उसकी वजह से वो इस अनशन को जारी रखना चाहते हैं। सीइंग द ब्रूटैलिटी, जैसा कि आप ये चिट्ठी देख रहे हैं। यहाँ ये भी देखिए कि आज कई विपक्षी नेता इस मार्च से पहले कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन करने के लिए जंतर मंतर पर पहुंचे और उन्होंने साथ दिया। आम आदमी पार्टी की तरफ से मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, संजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लीना शामिल हुई, जबकि टीएमसी की तरफ से कीर्ति आजाद, महुआ मोइत्रा और आजाद समाज पार्टी की तरफ से चंद्रशेखर आजाद जंतर मंतर पहुंचे। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में एक मार्च भी निकाला और इस दौरान अभिनेता प्रकाश राज, शबाना आजमी भी प्रदर्शनकारियों के साथ नजर आए। इसके बाद ये पूरा विरोध प्रदर्शन हुआ और इस पर संसद में काफी गतिरोध देखने को मिला। देखिए। उनको नहीं दे रहा। अरे सुनिए सुनिए, सारे लोग जा रहे हैं तो आप क्यों नहीं जाने दे रहे? ये आंदोलन है, आवाज को सुने। कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना 16 मई को तब हुई थी जब इससे 10 दिन पहले नीट परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। बाद में कॉकरोच जनता पार्टी ने इसे मुद्दा बनाया और इसके संस्थापक अभिजीत दीपके 6 जून को अमेरिका से दिल्ली लौटे। शुरुआत में कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर सिर्फ एक दिन का विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन बाद में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर 28 जून से सोनम वांगचुक की हड़ताल वहां पर शुरू हुई। जब इस हड़ताल को 20 दिन से ज्यादा हो गए, तब दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट का हवाला देते हुए सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया। अब भी कॉकरोच जनता पार्टी की सबसे बड़ी मांग यही है कि नीट पेपर लीक के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई हो और उन्हें पद से हटाया जाए। यहां यह भी देखिए कि धर्मेंद्र प्रधान वही नेता जो साल 2014 से एनडीए की केंद्र सरकार का हिस्सा है। साल 2014 से 2021 के बीच वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री रहे। 2021 से वो लगातार भारत के शिक्षा मंत्री हैं, यानी वो मौजूदा सरकार के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिनको मौका मिला सरकार में प्रतिनिधित्व रहा। और इसके पीछे एक कारण यह भी है कि जब 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लागू हुआ, तब इसका श्रेय धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया, क्योंकि उस वक्त पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे। धर्मेंद्र प्रधान एक राजनीतिक परिवार से आते हैं
उनके पिता देवेंद्र प्रधान भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे। परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि होने के कारण धर्मेंद्र प्रधान पहले 1983 में बीजेपी की छात्र इकाई से जुड़े, बाद में ओडिशा बीजेपी के लिए संगठन स्तर पर वो काम करने लगे। बाद में बीजेपी में उनका कद इसलिए भी बढ़ता गया क्योंकि उन्होंने पार्टी को कई चुनाव जिताए, जैसे 2025 में बिहार, 24 में हरियाणा, 22 में उत्तर प्रदेश, 17 में उत्तराखंड, 16 में असम और 14 में झारखंड विधानसभा और बिहार के लोकसभा का चुनाव बीजेपी ने जीता। तब पार्टी ने चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान को ही नियुक्त किया था और इस वजह से उनका कद पार्टी में बढ़ता गया। 21 में धर्मेंद्र प्रधान पहली बार केंद्रीय शिक्षा मंत्री बने और जब खराब स्वास्थ्य के कारण रमेश पोखरियाल निशंक को इस पद से हटाया गया था, तब उन्होंने ये पद संभाला। पेपर लीक को लेकर अब वो विपक्ष के निशाने पर है और कॉकरोच जनता पार्टी जिन 3 मांगों को लेकर यह आंदोलन कर रही है, उनमें एक मांग उनके इस्तीफे की भी शामिल है। खैर, इस विरोध प्रदर्शन के बीच हम आपसे कुछ और भी कहना चाहते हैं। जिस नीट का पेपर मई महीने में लीक हुआ था, वो परीक्षा 21 जून को दोबारा कराई गई। इस बार इस परीक्षा में 20 लाख से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया था। 20 लाख का आंकड़ा कोई छोटा आंकड़ा नहीं होता है। हमारे देश में हर साल लगभग 1 करोड़ छात्र 12वीं कक्षा पास करते हैं, जिनमें लाखों बच्चे मेडिकल की पढ़ाई के लिए नीट की परीक्षा देते हैं। यह भी तब होता है जब ज्यादातर छात्रों को पता होता है कि अगर वो इस परीक्षा में पास हो भी गए तो भी शायद उन्हें किसी मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे देश में मेडिकल की पढ़ाई के लिए उतनी सीटें हैं ही नहीं जितने बच्चे नीट की परीक्षा के लिए क्वालिफाई होते हैं। उदाहरण के लिए 4 दिन पहले जब 16 जुलाई को नीट का रिजल्ट आया, तब यह परीक्षा 20 लाख से ज्यादा छात्रों ने दी थी। लेकिन जानते हैं, इनमें से जो छात्र पास हुए उनकी संख्या 11,21,000 थी। इसका मतलब यह हुआ कि 9 लाख बच्चे तो परीक्षा देने के बाद क्वालिफाई नहीं कर पाए। जिन 11,21,000 छात्रों ने यह परीक्षा पास भी की, उनमें भी लाखों छात्रों को किसी भी मेडिकल कॉलेज में शायद दाखिला नहीं मिले। कारण है, हमारे देश में एमबीबीएस की कुल सीटें हैं 1,36,939। 63,296 सीटें सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की हैं। 73,643 सीटें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की हैं। यानी 11 लाख बच्चे नीट की परीक्षा में पास तो हुए, लेकिन इनमें 1,36,000 छात्रों को ही एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला मिल पाएगा और बाकी के जो 9,86,000 छात्र बचेंगे, उनके पास विकल्प होगा कि वो बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की पढ़ाई करें या जो एनिमल हस्बेंड्री है, जानवरों के डॉक्टर बनने की, या आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, इनके डॉक्टर बने। इनमें भी असीमित सीटें नहीं है, 80,000 सीटें हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 11,21,000 छात्र नीट की परीक्षा में अगर क्वालिफाई कर भी जाते हैं तो इनमें से 9 लाख जो छात्र हैं उनके पास किसी मेडिकल कॉलेज में दाखिले की गुंजाइश नहीं बनेगी क्योंकि इतनी मेडिकल सीट्स नहीं है। मौजूदा सरकार ने पिछले 12 सालों में एमबीबीएस की सीटें 54,000 से बढ़ाकर 1,36,000 तो की। मेडिकल कॉलेज की संख्या भी 381 से बढ़कर 883 हो गई है। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में हर साल 9 से 10 लाख छात्र नीट परीक्षा में पास होने के बाद मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता। और सोचिए, जब पहले से सीटों के लिए इतना संघर्ष है, उस दौरान पेपर लीक हो तो छात्रों की जो मानसिक व्यथा है वो हम सब समझ सकते हैं। हमारे देश में कई गरीब छात्र ऐसे हैं जो नीट परीक्षा में 1 लाख रैंक पाने के बाद भी डॉक्टर नहीं बन पाते और कारण यह है कि सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में कट ऑफ बहुत कम होती है क्योंकि सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस की पढ़ाई का 1 साल का खर्च 1 लाख से भी कम होता है। प्राइवेट कॉलेजेस में यही खर्च जानते हैं कितना है? 30 से 40 लाख रुपए से गरीब छात्रों के लिए मुमकिन ही नहीं है। अब यहां यह भी देखिए कि हमारे देश में अच्छे और समृद्ध परिवार के बच्चे भी सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में पढ़कर डॉक्टर बनना चाहते हैं क्योंकि वहां सरकार उन्हें अच्छी शिक्षा देती है। वहां सरकार, और आप सोचिए बड़े बड़े जो एम्स जैसे अस्पताल है, वहां से अगर आप पढ़ते हैं तो जाहिर तौर पर आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ऐसे में जहां जहां सरकारी खर्च पर बच्चे पढ़ते हैं, वहां सरकार द्वारा 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, जिसके कारण सरकारी कॉलेजेस में दाखिले के लिए एक बहुत कड़ा संघर्ष होता है। लेकिन इसी देश में जब सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई के लिए इतनी ज्यादा प्रतियोगिता है, वहीं सरकारी स्कूलों का हाल अच्छा नहीं है। आज भी सरकारी स्कूलों में बच्चों का दाखिला कम हुआ, प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों का दाखिला बढ़ गया है। फीस आप देख ही रही प्राइवेट स्कूल्स की क्या हालत है। सवाल उठता है कि जो सरकारी कॉलेजेस में अच्छी शिक्षा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकती हैं, वही सरकारें सरकारी स्कूलों में ऐसा क्यों नहीं करती।
आज नीट के इस मुद्दे पर संसद में भी खूब हंगामा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार प्रदर्शनकारियों की आवाज को दबा रही है। ये तस्वीरें आज के विरोध प्रदर्शन की भी देखिए और जो संसद में हंगामा हुआ है वो भी देखिए। नियमों के तहत पर्याप्त समय, पर्याप्त मौका दूंगा। नारेबाजी करना, तख्तियां लहराना उचित नहीं है। This paper leak and NEET examination घोटाला and नो चंदा चोरी तो है ही है, सब उसके समर्थक उधर बैठे हैं। लेकिन सर ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं। और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है। गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है। इस पूरे हंगामे के बीच आज मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने उस स्टार्टअप की बात की जिसने भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम-1 लॉन्च किया है। प्राइवेट रॉकेट लॉन्च। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्टार्टअप में काम करने वाले युवाओं की औसत उम्र सिर्फ 28 साल है। उन्होंने यह भी कहा कि वो किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश के 28 साल के उन नौजवानों की बात कर रहे हैं जो अंतरिक्ष में झंडा गाड़ रहे हैं। यानी यहां प्रधानमंत्री मोदी का निशाना विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर था जो 56 साल के। सुनिए। भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में नई उड़ान भरी है, बहुत बड़ी सफलता है। और ये जो स्काईरूट स्टार्टअप है उसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं, मुझे बताया गया उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है। ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया है। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश के ये स्टार्टअप ने 28 के एवरेज वाले नौजवानों ने अंतरिक्ष में भारत का झंडा गाड़ दिया है। उनको तो बधाई है ही है, लेकिन ऐसी बातें जो हैं जो भारत को आत्मविश्वास से भर देती है, विश्व में भारत का प्रोफाइल सर्वमान्य, सर्वस्वीकृत बनता जाता है। जिस स्टार्टअप ने भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया उसके संस्थापक पवन कुमार चंदाना है। उनकी कहानी आज आपको जरूर सुननी चाहिए। हैदराबाद में 1991 में जन्मे पवन के लिए स्कूल की पढ़ाई आसान नहीं थी। गणित यानी मैथ्स में सिर्फ 51 अंक आए थे। ऐसा सुनते ही हम सब अपने बचपन के मैथ्स के मार्क्स याद करने लगते हैं, लेकिन किसने सोचा था कि 51 अंक मैथ्स में, गणित में लाने वाले आगे जाकर भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च करेंगे। लेकिन यह हुआ, और इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने मेहनत की। पहले ही कोशिश में आईआईटी में दाखिले की परीक्षा पास कर ली। साल 2007 में उन्होंने आईआईटी खड़गपुर में प्रवेश लिया, जहां उनके कई साथी विदेशों में आकर्षक नौकरियों का सपना देख रहे थे। पवन के मन में एक सपना था, रॉकेट बनाना। साल 2012 में पढ़ाई पूरी होते ही उन्होंने इसरो का रुख किया। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में लगभग 6 वर्षों तक उन्होंने भारत के सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर काम किया। और फिर देखिए जो स्थिति बनी है कि आज एक प्राइवेट रॉकेट को लॉन्च करने में वो कामयाब हुए, और इसीलिए आज प्रधानमंत्री ने खास तौर पर उनकी कामयाबी का जिक्र किया। I'm right here at Sriharikota at the launch site, and we have these special cards which we received from our team members, our investors, policymakers, and all well-wishers across the country. We also have a very special card from none other than our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. 3, 2, 1, 0. And we have liftoff of Vikram-1, India's first private orbital launch vehicle. सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। अब हम आगे बढ़ते हैं
अगली खबर की बात करते हैं और बताते हैं आपको अमेरिका और ईरान वॉर की पिछले करीब 9 रातों से ईरान पर बमों की बरसात हो रही है। अमेरिकी सेना ने खास पैटर्न के तहत शाम होते ही ईरान के शहरों पर बमबारी शुरू कर दी है। कई बार तो ये हमले कई घंटों तक लगातार चलते रहते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण पाने को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध का ये राउंड 2 चल रहा है और इस बार दोनों ही देश एक दूसरे पर बड़े पैमाने पर हमले कर रहे हैं। एक बार नजर हटी लोगों की कि शायद ये युद्ध अब स्थिर हो रहा है, लेकिन ये युद्ध अब आक्रामक रूप ले रहा है। अमेरिकी सेना के निशाने पर फारस की खाड़ी से लगते ईरान प्रांत खुजेस्तान से लेकर ओमान की खाड़ी से में चाबहार तक है और इसके बीच में आने वाले लगभग हर उस इलाके पर हमला किया जा रहा है जिसका इस्तेमाल ईरान अपने रणनीतिक और आर्थिक फायदे के लिए कर रहा है। पिछले 3 दिनों में अमेरिका ने जास्क, सिरीक, बुशहर, बंदर अब्बास, केशम आइलैंड, अहवाज यज़द, शादेगान, बंदर महशहर, बंदर इमाम खुमैनी और कुनराक में हमले किए हैं। इनमें ये ज्यादातर तटीय इलाके हैं जहां पर पूरा मैप हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका ने तबरीज पर भी हमला किया है। तबरीज ईरान की सेना का गढ़ माना जाता है और माना जा रहा है कि यहां एक अंडरग्राउंड मिसाइल बेस था जिसको अमेरिका ने तबाह किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक उनके निशाने पर मुख्य तौर पर ईरान के वो सैन्य ठिकाने हैं जिनका इस्तेमाल वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण पाने के लिए करता है। इन ठिकानों से ईरान विदेशी कमर्शियल जहाजों पर हमला करता है। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के सैन्य ठिकानों में कमांड सेंटर्स, एयर डिफेंस, तटीय क्षेत्र के सर्विलेंस सेंटर्स, नौसेना से जुड़े ठिकाने, मिसाइल और ड्रोन की लॉन्च साइट्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क सेंटर्स को निशाना बनाया गया है। हालांकि ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक अमेरिकी सेना सैन्य ठिकानों के नाम पर ऐसी जगहों को टारगेट कर रही है जिससे आम नागरिकों को परेशानी हो। आरोप है कि जास्क में खासतौर पर अमेरिकी सेना ने एक डीसलाइनेशन प्लांट पर हमला किया है। इस हमले के बाद करीब 20 गांव के 10,000 लोगों के लिए पानी जो पीने का है उसकी समस्या खड़ी हो गई है। डीसलाइनेशन प्लांट यानी जहां समुद्री पानी से नमक हटाया जाता है। अब ईरान का आरोप यह भी है कि सैन्य ठिकानों पर हमले की आड़ में उसने बंदर अब्बास के शाहिद मिर्जाई टनल और 2 पुलों को भी निशाने पर लिया है। हमलों के बीच एक खबर यह भी आई है कि अमेरिकी सेना ने खार्ग आइलैंड पर जमीनी हमले का प्लान बना लिया है। इस खबर के बाद से ईरान में खलबली है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी सैनिक खार्ग पर कब्जे के इरादे से उतरे तो बचकर वापस नहीं जाएंगे। फारस की खाड़ी में मौजूद खार्ग आइलैंड, जिसके बारे में हमने आपको कई बार बताया है, आइलैंड ईरानी जो कच्चा तेल है उसका महत्वपूर्ण ठिकाना है। 90% कच्चे तेल का यहीं से निर्यात होता है, इसी आइलैंड से निर्यात होता है। ये डिपो है, सबसे बड़ा ऑयल डिपो। यहां पर ईरानी कच्चे तेल का स्टोरेज भी करीब 3 करोड़ बैरल है। यानी एक तरह से देखा जाए तो अगर खार्ग आइलैंड पर अमेरिकी सेना ने कब्जा कर लिया, ईरान की कमर टूट जाएगी। ईरान को भी एहसास हो गया है कि अमेरिकी सेना अब की बार पिछली बार की तुलना में ज्यादा बड़े और घातक हमले कर रही है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने एक ट्वीट करके बताया है कि अमेरिकी सेना ईरान के खिलाफ हर दिन नए मिलिट्री हथियारों का इस्तेमाल कर रही है और हमलों के बाद युद्ध रोकने का दावा भी कर रही है। हालांकि अमेरिका के घातक हमलों के जवाब में ईरान ने भी भीषण पलटवार की है। ईरान ने अब तक बहरीन, कतर, कुवैत, इराक, जॉर्डन को निशाने पर लिया है। कुवैत में कैंप अरफजान और अली अल सलेम एयरबेस को निशाना बनाया गया है और इस बार सबसे ज्यादा चर्चा जॉर्डन की हो रही है, जहां पर खूब हमले इस वक्त ईरान कर रहा है। अमेरिकी नौसेना के 5th जो फ्लीट है उसके मुख्यालय को भी टारगेट किया गया है। ईरान ने कतर में अल उदैद एयरबेस को निशाना बनाया। जॉर्डन के मुवफ्फाक सॉल्टी एयरबेस पर हमले किए गए। IRGC का कहना है कि इन सभी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाने पर लिया गया है और अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कंफर्म किया है कि ईरान के इन हमलों में 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, 1 लापता है। जानकारी के मुताबिक ईरान ने जॉर्डन के मुवफ्फाक सॉल्टी एयरबेस पर जो हमला किया था उसमें 2 अमेरिकी सैनिक मारे गए, 1 लापता है। इसके अलावा इराक में 1 अमेरिकी सैनिक के मारे जाने की खबर है। ये अमेरिकी सैनिक ईरान के एक आत्मघाती ड्रोन को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि IRGC का दावा है कि उन्होंने जॉर्डन पर जो हमले किए हैं उसमें कई अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। IRGC का कहना है कि उन्हें जॉर्डन से खुफिया जानकारियां मिली थी, जिसकी मदद से अमेरिकी सेना के 20 हैंगर्स को उन्होंने तबाह कर दिया।
IRGC ये भी कह रहा है कि उन्होंने जॉर्डन के अकाबा एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना के कई एयरक्राफ्ट्स को तबाह कर दिया है। इन हमलों के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार और पूर्व IRGC कमांडर मोहसिन रजाई ने एक इंटरव्यू दिया और कहा कि अगर अमेरिका इसी तरह से हमले करता रहा तो इसके जवाब में ईरान बड़े आक्रामक युद्ध में उतर जाएगा। मोहसिन रजाई के इस बयान को अमेरिका के लिए बड़ी धमकी के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका की तरह ही ईरान ने इस बार मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर पहले से बड़े हमले किए, खास तौर से जॉर्डन उसके निशाने पर है और खास वजह है। आप याद कीजिए 28 फरवरी से 8 अप्रैल के बीच में जब युद्ध का पहला दौर था, तब ईरान के निशाने पर मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देश थे, लेकिन जॉर्डन पर उसने UAE, कतर, कुवैत और बहरीन की तुलना में बहुत कम हमले किए थे। लेकिन इस बार ईरान ने जॉर्डन पर ज्यादा हमले किए हैं और इसकी वजह वो खबर है जिसके मुताबिक अमेरिकी सेना ने जॉर्डन और इजराइल को अपना मुख्य बेस बना लिया है। ईरान पर बड़े हमले करने के लिए जर्मनी और यूके से फाइटर जेट्स और हथियारों की खेप मंगवाई गई है, जो इसी रीजन के अनडिस्क्लोज लोकेशंस पर रखी गई। माना जाता है कि यह हथियार इजराइल और जॉर्डन के सैन्य ठिकानों में रखे गए। कुवैत और बहरीन की तुलना में ईरान से जॉर्डन की दूरी भी ज्यादा है, इसलिए अमेरिकी सेना इसी को अपना अहम बेस बना रही है। कुछ एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ईरान वॉर में अपनी जमीन देकर जॉर्डन अमेरिकी एहसानों का बदला चुका रहा है। साल 2022 में जॉर्डन और अमेरिका के बीच 7 वर्षों के लिए समझौता हुआ था, जिसके तहत अमेरिका उसे करीब 14,000 करोड़ रुपए सालाना दे रहा है। ईरान को अमेरिका की इस नई रणनीति की खबर मिल गई और शायद इसीलिए जॉर्डन इस युद्ध का अब एपिसेंटर बन गया है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि अमेरिका ने जॉर्डन को सिर्फ चेहरा बनाकर पेश किया, जबकि अपने हथियारों को इजराइल के सीक्रेट बेस पर रखा है। वो चाहता है कि ईरान जॉर्डन पर हमले करके अपने हथियारों को खपाए और इसी बीच इजराइल की जमीन से अमेरिका हमले कर सके। ईरान इजराइल पर हमला नहीं करेगा क्योंकि इजराइल पर हमला करना ईरान के लिए मुसीबत मोल लेने जैसा होगा। इजराइल के रक्षा मंत्री ने हाल ही में धमकी दी थी कि अगर ईरान ने उन पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया तो उनका देश युद्ध में उतर जाएगा। और यही वजह है कि ईरान जॉर्डन को अपने निशाने पर लिए हुए है और वहां के अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बमबारी कर रहा है। और अब आपको फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच हुए रोमांचक मुकाबले के बारे में बताएंगे। दिलचस्प बात यह है कि इस मुकाबले में जीत भले स्पेन को मिली, लेकिन इसका सबसे ज्यादा जश्न कहां मना? सबसे ज्यादा जश्न गाजा, फिलिस्तीन और कई इस्लामिक मुल्कों के साथ साथ दुनिया के कई मुस्लिम इलाकों में भी मनाया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसके बारे में बताने से पहले आपको मैच का रोमांच दिखाते हैं। फीफा का ये फाइनल खेल से ज्यादा 120 मिनट का वो गदर था जिसने दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों की सांसें थाम दी। न्यू जर्सी का मेटलाइफ स्टेडियम, जहां मैदान पर फुटबॉल कम और युद्ध जैसा माहौल ज्यादा नजर आ रहा था। मैच की शुरुआत से ही दोनों टीमों की मंशा साफ थी, कोई भी 1 इंच जमीन छोड़ने को तैयार नहीं था। पहले 30 मिनट में ही मैदान पर जंग जैसा माहौल बन गया और फिर खतरनाक टैकल्स, फाउल और फिर खिलाड़ियों के बीच जबरदस्त धक्का मुक्की। अर्जेंटीना और स्पेन के खिलाड़ी एक दूसरे की जर्सी खींचते, आपस में भिड़ते, रेफरी से बहस करते हुए नजर आए। रेफरी को बार बार जेब से कार्ड निकालने पड़े। 90 मिनट का रेगुलर टाइम खत्म होने तक स्कोर था 0-0। अर्जेंटीना की डिफेंस को टूट रहा था और ना स्पेनिश गोलकीपर की दीवार ढह रही थी। मैदान पर खिलाड़ियों का पारा हाई था तो स्टैंड्स में बैठक जो दर्शक थे वो भी शांत नहीं थे। जब स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन्स पर वीआईपी दीर्घा में मौजूद डोनाल्ड ट्रंप और फीफा प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो को दिखाया गया तो पूरे स्टेडियम में जबरदस्त हूटिंग शुरू हो गई। नतीजा ना निकलने पर मैच एक्स्ट्रा टाइम में खिंच गया। इस दौरान स्पेनिश गोलकीपर ने अर्जेंटीना के 2 पक्के गोल बचाकर साबित कर दिया कि क्यों उन्हें इस टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना जाना तय था। और फिर आया एक्स्ट्रा टाइम के दूसरे हाफ का 106वां मिनट, वो पल जिसने इतिहास लिख दिया। युवा सनसनी लामिन यमाल ने अपनी जादुई ड्रिबलिंग से अर्जेंटीना के डिफेंस को चकमा देते हुए गेंद को बॉक्स की तरफ बढ़ाया। वहां मौजूद थे फेरन टोरेस। एक सेकंड का भी फ्रैक्शन समझिए, एक राइट फुट फिनिश और गेंद अर्जेंटीना के गोलकीपर को छकाते हुए सीधा नेट में समा गई।
स्टेडियम में मानो ज्वालामुखी फट पड़ा। स्पेन के सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी और कोच डगआउट छोड़कर मैदान में कूद पड़े क्योंकि स्पेन 1-0 से आगे हो चुका था। 120 मिनट का टाइम पूरा होने पर जैसे ही रेफरी ने फाइनल सीटी बजाई, स्टेडियम में अलग माहौल हो गया। एक तरफ अर्जेंटीना के खिलाड़ी मैदान पर ही घुटनों के बल बैठकर रो पड़े। स्टैंड्स में बैठे अर्जेंटीना के फैंस अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे, तो दूसरी तरफ स्पेन का जश्न बेकाबू था। लामिन यमाल और टोरेस स्टेडियम का चक्कर लगा रहे थे, हवा में आतिशबाजी हो रही थी। स्पेन ने फीफा विश्व कप 2026 की चमचमाती ट्रॉफी उठा ली। मेसी जब रनर अप मेडल लेने पहुंचे तो अपनी भावनाओं पर वो काबू नहीं रख पाए, उनके आंसू छलक पड़े, वो भावुक हो गए। ये मेसी का आखिरी विश्व कप हो सकता है। यूं तो अर्जेंटीना अंतिम वक्त में वापसी करने में माहिर रहा है, लेकिन इस मैच में ऐसा नहीं हुआ। मेसी मैदान पर थे, फिर भी अर्जेंटीना ने एक्स्ट्रा टाइम के दूसरे हाफ तक गोल नहीं दागा। लेकिन क्या ये जीत सिर्फ फुटबॉल के मैदान तक सीमित थी? बिल्कुल नहीं। इस मैच की फाइनल सीटी बजते ही एक और जंग शुरू हुई। वो थी राजनीति, धर्म और विचारधारा की जंग। क्योंकि ये मुकाबला सिर्फ स्पेन बनाम अर्जेंटीना नहीं था, बल्कि फिलिस्तीन बनाम इजराइल बन गया था। इसीलिए दुनिया के कई हिस्सों, खासकर इस्लामिक हलकों में इसका जोरदार जश्न मनाया गया। स्पेन के गोल की गूंज गाजा में भी जोर से सुनाई दी। क्यों? ये मुकाबला दो टीमों से ज्यादा दो विचारधाराओं का बन गया था, जहां एक तरफ थी इजराइल समर्थक अर्जेंटीना की टीम, तो दूसरी तरफ थी फिलिस्तीन समर्थन स्पेन की टीम। यही वजह रही कि जब स्पेन जीता तो गाजा में पटाखे फूटे। दरअसल स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सैंचेज ने गाजा में इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई थी। इसके अलावा मई 2024 में स्पेन ने आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दे दी। स्पेन ने हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गाजा में हो रहे हमलों की आलोचना की, और यही वजह है कि जब स्पेन की टीम मैदान पर उतरी तो गाजा के लोगों को उसमें अपनी आवाज, अपना एक सच्चा हमदर्द नजर आया। दूसरी तरफ राजनीति के इसी समीकरण में अर्जेंटीना को प्रो इजराइल खेमे में देखा जा रहा था। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ज़ेवियर मिलेई ने सत्ता संभालते ही इजराइल के प्रति खुलकर अपना समर्थन जताया। इतना ही नहीं, फाइनल मैच से ठीक पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वीडियो बनाकर खुले तौर पर अर्जेंटीना की टीम का समर्थन किया। इसी वर्ल्ड कप में इजिप्ट के खिलाफ हुए मैच के दौरान अर्जेंटीना के फैंस ने इजराइल के झंडा लहराया था। इस तरह अर्जेंटीना की छवि इजराइल समर्थक के रूप में ही इस मैच में नजर आई। इसीलिए जैसे ही एक्स्ट्रा टाइम के 106वें मिनट में स्पेन ने गोल कर दिया, गाजा में जश्न शुरू हो गया। गाजा के तमाम लोगों ने स्पेन की जीत को अपनी नैतिक जीत माना। इसके अलावा पाकिस्तान, तुर्की समेत तमाम मुस्लिम देशों ने इस मैच में स्पेन का समर्थन किया। इसके अलावा मोरक्को मूल के युवा स्टार लामिन यमाल जैसे खिलाड़ियों ने फिलिस्तीन का खुला समर्थन किया है। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, और गिराने वाले हमेशा अपने ही होते हैं, क्योंकि गैरों को क्या पता कि सबसे गहरी चोट कहां लगेगी। नमस्कार।